सर मैंने 1956 और 62 वाला कॉन्स्टिट्यूशन उनका कंपैरिजन ठीक और है। जो थे वो जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे वो। अच्छा चले जी, आप हमें समराइज करके बताएं कि जी आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें क्या अंडरस्टैंड किया, और आपने जो बाकी जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़े थे जो पाकिस्तान ने फेस किए थे आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, उसमें से आपने क्या अंडरस्टैंड किया जी, काइंडली बताएं। और जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, एक तो हमने बड़ी देर बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मिसाइल का सामना करना पड़ा। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जो 1956 और 62 दोनों में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट था ना वो बंगाल का ही था इशू दोनों में। ठीक है। ठीक है सर। तो 1956 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो है यूनिकैमरल था। ठीक है, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और जो उसमें काफ़ी सारे जो थे, मतलब उसमें उर्दू और बंगाली दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया था। ठीक है। ठीक है। और में सर जो था फेडरल, जो स्टेट हेड था वो प्राइम मिनिस्टर था। और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। ठीक है, इसमें जुडिशल रिव्यू भी दिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट को पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया था सर। पहले ठीक है। फेडरल कोर्ट। ठीक तो है। इसमें जो अथॉरिटी, जुडिशल अथॉरिटी थी वो सुप्रीम कोर्ट को करार दिया गया था। ठीक है। फिर इसमें जो इलेक्शन का मेथड था सर वो डायरेक्ट इलेक्शन था। हम्म। तो इसमें डायरेक्ट जो आवाम थी वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करती थी। ठीक है। ठीक है सर। और फिर इसे एब्रोगेट कर दिया गया। इसमें एक और चीज थी, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी सर। ठीक है। और सूबाई खुद मुख्तारी थी इसमें सर। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी। ये जो भी मोहम्मद अली ने मोहम्मद अली की सुपरविजन में दिया गया था वो तब थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो इसको रोकने के बाद फिर इसको एब्रोगेट कर दिया सिकंदर मिर्जा ने। ठीक है सर। फिर अयूब खान की गवर्नमेंट आ गई। तो उसने फिर इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए तकरीबन 5-6 साल बाद 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नया दिया। उसमें सबसे बड़ा जो इसमें वो खामी थी, इसमें इस्लामिक रिपब्लिक की जगह पे रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे मसाइल। लेकिन एक साल बाद फिर उसको अमेंड करके इस्लामिक रिपब्लिक रख दिया गया। जी। इसमें सर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसमें, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बना था। तो चीफ एग्जेक्टिव, मतलब वो चीफ एग्जेक्टिव एज ए काम करता है जब कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आता है ना सर। हम्म। तो चूंकि वो प्रेसिडेंट बन गया था तो फिर उसने वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। और एक सूबाई खुद मुख्तारी उसने खत्म की। उसने एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव सिस्टम रखा जिसमें सारी जो बेसिक पावर्स थी एग्जेक्टिव थी, क्योंकि एज ए चीफ एग्जेक्टिव भी वो काम कर रहा था। तो उसने जो बेसिक एग्जेक्टिव की पावर्स थी वो सेंट्रल में रखी और अपने पास रखी सारी चीजें। ठीक है। तो फिर उसमें जो एक्शन था सर, उसने वो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें ये था कि अवाम छोटे लेवल पर अपने नुमाइंदे इलेक्ट करती थी। और वो फिर आगे जाके बड़े लेवल पर जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते थे। जी मतलब कि ठीक। जो जैसे जो लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम होता है कि मोहल्ले से काउंसलर आता है, फिर नाजम आता है, फिर वो नाजम के बाद वो फिर इस तरह के ना जो लोकल लेवल पे जो जी ये ठीक इलेक्शन हो गया, मेंबर्स ये होते ठीक थे। हो गया। आप नेक्स्ट 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 पॉइंट आपका। और इसमें भी यूनिकैमरल सिस्टम था। और इसमें भी स्टेट रिलीजन इस्लाम को करार दिया गया था। और जो पीछे था उसमें भी 1956 में भी जो स्टेट रिलीजन था वो इस्लाम ही था। इसमें सर इसने ये जो काम किया था ना, चूंकि ये चीफ एग्जेक्टिव था, इसने सुप्रीम कोर्ट की पावर भी खत्म कर दी थी। मतलब जुडिशल रिव्यू जो था ना वो एग्जेक्टिव पावर्स पर जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता था। ठीक है, नहीं, क्योंकि खत्म एग्जेक्टिव नहीं की थी, पावर उन्हें उन्हें कर्टाइल किया था, उन्हें कम किया था, उन्हें खत्म नहीं किया था बिल्कुल। जी। जी लिमिटेड कर दी। हाँ। तो सर जो इसने जो सेंट्रलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके बाद फिर ये भी 1969 में इसने रिजाइन कर दिया।
तो उसके बाद फिर जनरल जिया खान ने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके एक नया मार्शल लॉ लगा अच्छा दिया। जी, चलें, ये तो हो गया। इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक चैलेंजेस फेस बाय पाकिस्तान, उस पे आपने क्या स्टडी किया? उसमें सारी यही स्टडी किया है कि जो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी उसमें पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। एक तो जो एसेट्स थे उनको सही तरह से डिवाइड नहीं किया गया, जिस तरह जो एग्रीकल्चर एसेट्स थे और जो बजट था, जो डिफेंस बजट था, जो डिफेंस के मतलब जो वेपन्स वगैरह के मामला थे फौज के, उनमें बड़ी मतलब की गई, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई, जिसकी वजह से एक चीज मैंने पढ़ी थी उसमें ये था कि पाकिस्तान में जो थी ना टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री ज्यादा आ गई, कौन सी ताकि जो वाली? स्टील मिल वाली, टेक्सटाइल वाली सर, जी ठीक है। वो जब पाकिस्तान को सही मिल गई थी, उसी की वजह से फिर वही बेस बनी थी पाकिस्तान के ना, जो मतलब डिफेंस वाले मैटर में इंडस्ट्रियल और जो। इंडस्ट्रियल बेस थी जो वहीं से शुरू हुई पाकिस्तान की। जी दुरुस्त है ये। हाँ जी, टेक्सटाइल, असल में वो स्टील मिल वगैरह और जो दूसरी बड़ी बड़ी थी इंडस्ट्रीज वो उधर ही रह गई थी। तो जी ठीक जो है। वैसे भी टेरिटोरियल डिवीजन की गई थी वो एज ए जो थी उसमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पर की थी। जैसे ये ऑफिस में बैठ के आपने बताया था कि वो काम कर रहे थे नक्शे देखकर, उन्होंने रिलीजन को मद्देनजर नहीं रखा, जो कम्युनल रेड कल्चर को क्लिफ ध्यान जो में। रेड क्लिफ कमीशन था, वो उसकी बात हो रही थी। तो यही सुना, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि उसने ऑफिस में ही बैठ के नक्शे के ऊपर लाइन लगा दी थी कि ये सारा पाकिस्तान का हो जी गया और ये इंडिया का हो ठीक है। गया। ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो थी वो चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो ये सारे सारे मसले मसाइल थे, और फिर ये था कि जो फौज थी उसको चूंकि एसेट्स नहीं मिले थे, तो उसकी वजह से वो उसको लैक ऑफ एसेट्स की वजह से हमें डिफेंस में भी बड़े मसाइल का सामना रहा, और इसी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी वजह हमारा से जो लेट पाकिस्तान बना। की फौज है वो अपने एसर्ट्स, अपने दिफा, अपने आर्सनल के बारे में सेंसिटिव हो गई, और आज तक उसी तरह वो सेंसिटिव है। ठीक हो गया हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। जी जिया बच्चे, आप बताएं आपने क्या जो है वो इसमें से स्किम किया है? जी सर, जैसे तो मतलब आप सब लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि हम आप इंडिपेंडेंस के बाद काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था पाकिस्तान को एज ए जी स्टेट। इनमें से कुछ सोशल थे, इकोनॉमिक थे और पॉलिटिकल थे। तो जी। सर अगर मैं इसको शुरू करूँ, कहाँ से सर शुरू करूँ? सर जहाँ मैं जहाँ से आपका दिल कर कमीशन रहा। कमीशन किस चीज पे जी? कमीशन सर, जो पोस्ट ठीक है ठीक है इंडिपेंडेंस ठीक है ठीक है, वो जो आप कह रही हैं कि जो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कमीशन। बाउंड्री जो कमीशन था। जी जी ठीक सर, है। हमारे पास तकरीबन 3 कमीशंस आ जाते हैं इस हेड में। एक हमारे जी। पास बाउंड्री कमीशन आ जाता है, हमारे पास फाइनेंस कमीशन आ जाता है, और एक हमारे पास मिलिट्री एसेट्स कमीशन आ जाता है। जो बाउंड्री कमीशन मिलिट्री था उसको एसेट्स चेयर किया। कमेटी है वो, ये दोनों कमीशन थे, वो कमेटी थी। जी सर, जी मिलिट्री एसेट कमेटी। जी। सर हमारे पास जो बाउंड्री कमीशन है वो सर रेडक्लिफ ने चेयर किया था। उसके पास कोई इतना खास इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में एक्सपीरियंस नहीं था कि यहाँ पे क्या पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं या यहाँ की डेमोग्राफी, रिलीजन के किस किस्म का फॉलो किया जाता है। लेकिन फिर भी जब वो आया तो उसने मतलब हिंदूज के साथ, हिंदू पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके बहुत ही मतलब उनके साथ साजबाज होके बाउंड्रीज का तयन किया, जो कि पाकिस्तान के नक्शे के लिए काफी ज्यादा मतलब उसको वुलनरेबल स्टेट में ले गई है। तो पाकिस्तान ने दोनों पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से जो थे वो इंडिया को दे दिए गए, मतलब पाकिस्तान की इंडिया। जो। जी 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 ठीक है। जी सर, और हमारे पास कोई जमीनी जराए नहीं थे कि हम वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के साथ किस किस्म से मतलब रब्ता रखते। तो हमारे पास उसके बाद फाइनेंस कमीशन आ जाता है। फाइनेंस कमीशन को मतलब कैश बैलेंस करने के लिए और रिजर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कोई खास किस्म का कोई फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि ऐसे ही मतलब क्लैरिकल अकाउंट्स की बुनियाद के ऊपर 17.5% पाकिस्तान के अकाउंट्स में दे दिया और 82.5% जो है वो इंडिया के अकाउंट्स में दे दिया। तो ये काफी ज्यादा मतलब ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन थी दोनों स्टेट्स के दरमियान।
तो ठीक उसके है। बाद सर हमारे पास मिलिट्री एसेट कमेटी आती है। तो सर मिलिट्री एसेट कमेटी उसका एम तो बेसिक यही था कि जो है जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको इंश्योर किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे फेयर पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री व्हाट? इक्विपमेंट्स, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, सॉरी वजिया। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ personnel, equipments and ordnance। ठीक है, मतलब जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स था, जो मिलिट्री एसेट्स थे, उनकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। जी सर। तो ठीक। सर इसमें बहुत मतलब और भी रिसोर्सेज शामिल हो जाते हैं, जैसे आर्म्स, एम्यूनेशन, व्हीकल्स, बैरिक्स होते हैं और मिलिट्री बेसेस होती हैं। तो सर उनकी ना जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सही हुई हुई थी, और ना ही उनको वैल्यू सही तरह से किया गया था, जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान एक काफी वुल्नरेबल स्टेट में चला गया था। क्योंकि हमारे पास जो मिलिट्री थी उस वक्त बहुत ज्यादा अशद जरूरत थी। हमारे पास दो बॉर्डर थे जिनको हमने मतलब इंडिया से उसको मतलब डिफेंस करना था। ठीक है। तो सर ये हमारे पास तीन कमिटीज थी। चलें, शुक्रिया शुक्रिया जिया बच्चे। अच्छा जी, किरण थैंक यू बच्चे, सो मच सर। आप बताएं, आप बताएं कि जी व्हाट यू अंडरस्टैंड। सर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा था, तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन इससे पहले हम कौन से डॉक्यूमेंट पे बेस करके चल रहे थे, तो वो हमारा इंडियन एक्ट 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको कहा जाता है। तो 1956 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये डॉक्यूमेंट बना लिया, तो ये एक लेंथी डॉक्यूमेंट था जिसमें जो मैंने रिसर्च की उसमें आर्टिकल्स इसके थे 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे, 6 शेड्यूल्स थे। तो इस तरह उसमें ये बताया गया कि ये इसका लेंथी होना भी एक डिफेक्ट था। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट बाकी तो डिस्कस हो चुके हैं, दो तीन पॉइंट्स रह गए हैं, जिनमें एक ये था कि फंडामेंटल राइट्स उसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए। फंडामेंटल राइट्स वो थे जो जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल थी, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपना रिलीजन्स की फ्रीडम, ये चीज़ें शामिल थी। और इसमें जो है ना जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। जुडिशियल रिव्यू आपने बताया था कि वो ये है कि जो हमारे एग्जेक्टिव के डिसीजन लिए गए हैं उनका रिव्यू कर सकती है हमारी जुडिशरी। इसके साथ हमारा एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट, दोनों दोनों एग्जेक्टिव और ऑफिशियल्स, मतलब ब्यूरोक्रेसी के जो लिए गए डिसीजंस और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए गए डिसीजन, दोनों का रिव्यू दोनों को रिव्यू कर सकती है हमारी जुडिशरी। और इसके साथ हमारा उस वक्त की इंडिपेंडेंट जुडिशरी जुडिशरी। अंडर अंडर द प्रोविजंस ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक सर। और सर उसमें ही 1956 में ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी कंसेप्ट था, और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो थी वो बनाई गई। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। तो ये जो उससे है पहले क्या ये था? 19 उससे पहले क्या था? पहले वो सर आपने बताई थी कि वो फेडरल कोर्ट थी। जी ठीक है। और जो फेडरल कोर्ट थी, ये मतलब फेडरल कोर्ट के जो डिसीजंस थे, क्या वो फाइनल थे या वो अपीलेबल थे? नहीं सर, वो फाइनल नहीं थे, वो अपीलेबल थे, लेकिन उनकी अपील आपने बताई थी कि वो यूके की कोई प्रिवी काउंसिल वगैरह मेरे ख्याल है, प्रीवी वहां पर काउंसिल में, उनकी जी अपील जी जाती जी थी। जी, प्रीवी काउंसिल हाँ में, जी। ठीक है जी। जी सर। अच्छा सर जी, इसके नेक्स्ट। अलावा इसमें हाँ, इसके अलावा इसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस प्रोविजंस ऐड की गई थी, उसके अकॉर्डिंग एक इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल बनी थी 1956 में, और आइडियोलॉजी को काउंसिल बनी थी 1962 वाले में। लेकिन इसकी जो अथॉरिटी थी वो एडवाइजरी, इसकी पावर थी, बाइंडिंग नहीं थी, एडवाइजरी थी। ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन दे सकती थी कि जो हमारे लॉज वगैरह बन रहे हैं वो क्या रिपग्नेंट तो नहीं है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के। तो ठीक है। सर बाकी पॉइंट्स तो डिस्कस हो चुके हैं, तो यही पॉइंट मेरे ख्याल में बचे हैं। जय जी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई कल मुझे बता रहा था कि वो डस्के से हैं, वो कौन साहब हैं? वो मैं सॉरी। अच्छा, वो सर आप वो ही? मैं ठीक है हूँ। सर। अच्छा, चले चले। चले, ठीक है फिर, माशाल्लाह जी। मतलब मुझे लग रहा था कि ये आप ही हो सकती हैं। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ थैंक जाते हैं, अब आ जाते हैं जी। कोबल बच्चे, ये क्लास जो है ये कोई अगले 10 मिनट तक चलेगी। अगर आप रुकना चाहो तो ठीक है, नहीं वरना तो ये रिकॉर्ड हो ही रही है, आप इसको बाद में भी सुन सकते हो। अच्छा जी, अब आ सर जाते हैं। सर, एक क्वेश्चन था। ये बच्चे, सर जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो हमारे डिफेंस फोर्स थी
जी। उनकी क्या सूरत हाल थी उस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो एनिमी बन गए इंडिया, उस वक्त हमारे डिफेंस फोर्स की क्या सूरत हाल थी और हमारे पास क्या सा इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी वजह से हमने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया था। अब पाकिस्तान की जो उस वक्त की सूरत हाल थी वो बहुत वर्नरेबल थी। पाकिस्तान वाज इन अ वेरी वेरी वर्नरेबल कंडीशन मिलिटरीली, क्योंकि जो पाकिस्तानी फौजी थे, जो मुसलमानों की तादाद थी उस वक्त की इंडियन फोर्स के अंदर, उसमें से बहुत सारे लोगों ने तो वहां पे रहना पसंद किया था ना इंडिया में, और वो यहाँ पे नहीं आए थे। यहाँ पे तो वो पेट्रियाट किस्म के लोग जो हिजरत के कॉन्सेप्ट के तहत, हिजरत मदीना के कॉन्सेप्ट या हिजरत हबशा के कॉन्सेप्ट के तहत जिन लोगों ने मूव किया टूवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है जी, दोनों साइडों पे कुछ लोग मूव करके उस वक्त के जो मशरकी पाकिस्तान था, आज का जो मगरबी जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे मूव किए, और कुछ लोग जो थे वो इधर को मूव किए। ये जी सर। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जो है वो हिजरत थी। और फिर हमारे पास ना इक्विपमेंट्स था उस वक्त, यहाँ पे जितनी कुछ कुछ छावनियाँ थी इस एरिया में हमारी, वो हमारे हिस्से में जी आई। जितने सारे थोड़े से फौजी थे वो आए। और जब हम पढ़ेंगे मतलब एक स्पेशली कश्मीर इशू पे जब हम बात करेंगे, तो फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या था। अगर पाकिस्तान के पास उस वक्त एक प्रॉपर फोर्स होती, एक 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 ऑफेंसिव पंच होता उस वक्त पाकिस्तान के पास, तो इंडिया नेवर डेयर के जी वो कश्मीर पे कब्जा कर जाता। तो इसको हम अपने बाद में जी। आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जी। हाँ, जी। सर एक क्वेश्चन है। सर। जी, वन बाय वन करके एक एक करके क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा। सर इसमें ये भी पूछना था कि जैसे बरसगीर में मुसलमानों को बहुत कम वेटेज दिया जाता था किसी भी फील्ड में या किसी भी ऑफिस डिपार्टमेंट में, तो क्या आर्मी बरसगीर के लिहाज से अगर आर्मी का कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें क्या मुसलमानों को या ये कहें कि पाकिस्तानियों को कोई जगह दी गई थी? ये क्योंकि मेरे ख्याल में तो नहीं थी। जी, ये एक अलग से पूरे का पूरा एक 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 पूरे का पूरा टॉपिक है। इसको अगर मैं सम अप करूं तो मैं इस तरह कहूंगा कि एक तरफ तो जो आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर इन 1857, तो तब से जी लेके एक चीज तो शुरू हो चुकी थी। हिंदू थे एक तरफ, हिंदू की जो मेंटालिटी है ओवरऑल वो कुछ इस तरह की है आज की दुनिया में भी, कि अगर हिंदू जो है वो आपका सब ऑर्डिनेट होगा तो वो आपके साथ तमीज के साथ, तहजीब के साथ रहेगा, बात करेगा। जब वो आपके बराबर पे आएगा तो फिर वो आपसे तंजो मजाक करेगा, आपको छेड़खानियां करेगा। जब आपसे ऊपर निकल जाएगा तो फिर वो चाहेगा कि जी वो हर तरीके से आपको परसिक्यूट करे, ठीक है। तो ये वाली मेंटालिटी वी थी वर ट्रीटेड अस लाइक अ शूडर। जी, ये वाली मेंटालिटी थी उस वक्त की। दूसरे नंबर पे जो आए थे ना वो ब्रिटन्स, तो वो एक एजेंडे के तहत आए थे। वो उस वक्त एक बहुत पुरानी गवर्नमेंट थे, उनके पास उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस तरह हम कहते हैं जी कि 1 साल पुरानी हिस्ट्री है, और वो भी अनरिटन की। वो उनके पास एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम था, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। तो सबसे पहले जो राइट मिले यहाँ पे इंडक्शन के फौज के अंदर, अच्छे लेवल पे, जिसको हम लेफ्टिनेंट का लेवल कह लेते हैं, आज के दौर का जो लेफ्टिनेंट है उस लेवल पे जिन लोगों को इंडक्शन के राइट मिले थे, देवर राजा महाराजा, उनकी औलाद जो थी वो उनको दिए गए थे। और वो भी कहीं कोई 50-60 साल के बाद, जब 1857 के 50-60 साल के बाद। लेकिन ये फिर जब ये जी फर्स्ट वार शुरू हुई तो इन्होंने फिर यहाँ से सिखों और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो थी उसको इंडक्ट किया फौज के अंदर, अपनी बाहर की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, ठीक है जी। तो जी वो जो थी, इनको जो दी गई, मतलब फौज में जो जगह दी गई या नौकरियां दी गई, वो छोटे लेवल पे थी। मतलब सिपाही, हवालदार ये बन गए तरक्की करके, या कोई सूबेदार बन गया, ठीक है जी। इससे ज्यादा जी ये इनको ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। और पुलिस में भी इसी तरह ही था कि किसी ने बहुत ज्यादा कोई एफिशिएंसी दिखाई, लेट्स सपोज जिस तरह कहा जाता है जी कि फजलुर रहमान का जो दादा था, आई थिंक उसका नाम जी खलीलुर रहमान था, और इनको जो बन्नू और ये डेरा गाजी खान में जो जमीनें दी गई हैं, वो अंग्रेज की तरफ से पैट्रियाट्स को गिरफ्तार करने या मारने के चक्रों में दी गई थी। तो वो भी उस वक्त जी का जो था वो एक सब इंस्पेक्टर ही था। ये इनको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहे थे कि जहाँ पे ये जो है वो अथॉरिटेरियन या अथॉरिटेटिव तरीके के साथ मैनेज करना सीख जाएं चीजों को, ठीक है जी। तो ये जी था।
जी हाफिज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और ये जो 17.25% हमारा बजट आया था, ये भी मैंने सुना था कि इन्होंने किस्तों में दिया था और एक दो किस्तें दी थी, बाकी कोई नहीं मिला था हमें। जी ये और वो हाँ जी, ये इसी तरह हुआ था, लेकिन वो जो हमने पढ़ा था जी कि टोटल जो एवेल्युएट किया गए थे, जो एसेट्स एवेल्युएट किए गए थे इन फॉर्म ऑफ करेंसी, तो वो कोई 400 जो मिलियन रुपीस थे वो बनते थे, 400 मिलियन या बिलियन रुपीस जितने भी थे, ठीक है जी। तो उसमें से हमारा बनता था, वो आबादी के प्रोपोर्शन के हिसाब से वो कह रहे थे जी कि आपका बनता है जी 17.5%, ठीक है जी। लेकिन इस पे फिर बाद में कुछ और कमेटियां बैठी, बात होती रही, तो ये कर करा के कोई अप्रोक्सीमेटली जो मेरी रिसर्च है, मतलब डिफरेंट ऑथर्स पे फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है जी। तो वो कुछ इस तरह से है कि अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान को कोई 1/4 मिला था उन टोटल एसेट्स का, ठीक है जी, मतलब कोई 100 मिलियन ना। तो लेकिन ये मिले इसी तरह थे, मतलब थोड़े बहुत करके, कभी कुछ, ठीक है जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो इस पे अगर आपने एग्जैक्ट फिगर्स वही लेने तो हैं तो जी। एक दो किस्तें उसकी वजह से भी हमें मिली थी, लेकिन बाद में वो उसकी डेथ हो गई गांधी की, तो फिर ठीक है वो हमें बाकी किस्तें फिर भी नहीं मिली। भाई, ये वो भी इससे मैंने सुना। ज्यादा, इससे ऊपर वाला कुछ था। मतलब हम लोग चाह रहे थे जी कि हमें अप्रोक्सीमेटली हाफ मिले, अगर हाफ नहीं मिले तो कोई 45% या 40% तो मिले ना, मतलब 150 से 200 के दरमियान हमें कुछ मिल जाए। और इस पे कहीं पे कोई नेगोशिएशन हो भी रही थी, ठीक है जी। सॉरी, इस पे कुछ निगोशिएशन चल रही थी, लेकिन फिर वो जो था वो मामला फाइनल हो गया। अभी अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो चंद साल पहले, आई थिंक ये जो मोदी का जो पिछला दौरे हुकूमत था, इसमें जो एक केस था, वो जो अपनी जो रियासत थी हैदराबाद दक्कन, उनका एक केस चल रहा था। इन्होंने ना वहाँ पे हमला करके, जिस तरह इन्होंने कश्मीर में हमला किया था, तो इन्होंने इसी तरह हमला करके, तो जी बच्चे आप जा सकते हो, तो इसी तरह उन्होंने हमला करके, तो वहाँ पे उसको उसके जो जितने भी खजाने थे उस स्टेट के, ठीक है जी, एसेट थे, वो काबू कर लिए थे। तो जो उनके जो जो डिसेंडेंट्स थे, जो उनके जो लीगल हेयर्स थे स्टेट के उस वक्त के राजा के बाद, तो फिर जो है उन्होंने एक केस किया, उसका फैसला पिछले दिनों में आया। उन्होंने उनके सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो मतलब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने शायद उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। उस पर एक डिटेल जजमेंट आई थी आज से कुछ 2-3 साल पहले। तो इस तरह करके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग डिटेल पढ़ना चाह रहे हो। और फिर ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको मतलब कंटिन्यू रहना पड़ेगा सालों के साल इसके साथ, अगर आप इस पे कुछ कुछ सही तरह की रिसर्च करना चाह रहे हो तो। जी अभी, नहीं सर, सही तरह नहीं कर। सॉरी। सर बस इतना ही काफी है, बस मजीद रिसर्च की जरूरत नहीं है। चलें, जी अरीशा बच्चे, आप कुछ कहना चाहोगे? आप ने क्या अभी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हुए या वो जो मैंने फाइल शेयर की है वो नहीं पढ़ी, तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है आज? जी अरीशा बच्चे, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है जी सर। एक्चुअली मैंने लेक्चर सुने नहीं, और मैंने वो जो नोट्स थे वो ना वैसे मैंने एक दफा देखे हैं, पढ़े नहीं थे ध्यान से। तो सर मैंने ये पूछना था आपसे कि आपका जो संडे को टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है। वही बच्चे जो नोट्स आपके ग्रुप में शेयर हुए हैं जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, अभी चले आपने वो तो नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं क्लास शुरू होने से लेके अभी तक, डिस्कशन शुरू होने से लेके अभी तक, तो अभी आपको क्या अंदाजा हुआ कि जी हम किस चीज पे बात कर रहे थे? सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी पाकिस्तान बनने के बाद 1956 के आइन पे, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को जो क्राइसिस फेस करने पड़े इकोनॉमी के लिहाज से और दूसरे सर, तो उससे रिलेटेड बात हुई है। अच्छा, उससे रिलेटेड बात हुई है, तो आपको क्या लगा? आपने जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया वो कौन सा था? आपने कुछ, आप उसके बारे में बता सकते हो?
सर फेडरल फार्म ऑफ गवर्नमेंट था। जी ये जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जी और जो सर। और जो 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? सर सॉरी, हाँ नहीं, इस कोई पे कोई शायद इसका। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो 1956 का, उसमें जो था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का, तो उसमें जो थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। और जी आई सर। होप जी के आपके पास मतलब आज कल परसों 3 दिन होंगे, और आप अगर वो दोनों जो फाइल्स हैं जो मैंने शेयर की हुई हैं, अगर वो जी आप सर। स्टडी कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना? तो जी सर। जितना समझ आए बच्चे उतना लिख दो। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वही लिख के भेजते हैं मुझे। असल में यहाँ पे नंबर गेम नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जी ना, मैं सर। आपको नंबर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ ना कुछ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे पता चले आप लोग लिखते किस तरह हो। आप लोग जो लिखते हो असल में, उससे मुझे अंदाजा होगा कि आपने जो क्वेश्चन है उसको किस तरह अंडरस्टैंड किया। तो मेरा काम ये जी है सर। कि मैं आपको बताऊं कि जी आपने किस तरह चीज़ों को लिखना है, किस तरह रिफ्रेज करना है। मतलब एक बच्चे ने पिछली दफ़ा यहाँ पे किसी ने लिखा कि जी मुस्लिम लीग वाज फाउंड बाय कायदे आजम, और मैं तो शुक्र कर रहा था कि कहीं ये नहीं लिख दिया उसने कि जी मुस्लिम लीग नून वाज फाउंडेड बाय कायद आजम मोहम्मद अली। अब मुझे याद नहीं है किसी ने लिखा था, मतलब वो ना अपने टेस्ट में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप लिखो, आपको जो चीज़ समझ आती है उस पे आप लिख के भेजो, तो हम इंशाल्लाह इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। वैसे